अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, जून का महीना इस हवाले से बड़ा अहम होता है कि विफाक की जानिब से बजट पेश किया जाता है, सूबों की जानिब से जो है वो बजट पेश किया जाता है। और इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम तर जो सियासत है वो मुल्क की इक्तिसादी हालत और बजट के गिर्द घूम रही है। पहले कौमी असम्बली का 8.6 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया। कल हमने देखा कि पंजाब का 2.6 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया और आज हमने देखा कि सिंध का 1.6 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हुकूमतों का जो सारा फोकस है वो 2023 के इलेक्शन पर है कि 2023 का जो इलेक्शन है वो बेसिकली जीतना कैसे है और आवाम को रिलीफ कैसे पहुंचाना है। लेकिन इस सब के लिए जाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बहुत जरूरी, सियासी इस्तेहकाम इस सारे मामले के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो जाहिर है मुआशी इस्तेहकाम होगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कोई भी इजलास देखें, कोई भी असम्बली का इजलास देखें, हम देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो जाता है। आज भी सूरत हाल कुछ इस तरह से रही। एक तरफ हमने देखा कि सिंध असम्बली के मनाजिर, दूसरी तरफ कौमी असम्बली के मनाजिर हमने देखे। अब जाहिर नाज़रीन यहाँ सवाल तो उठता है कि वो अवाम जो इन लोगों को इक़्तिदार के ऐवानों में इसलिए पहुंचाती है कि अवामी मुफाद पर, अवामी इशूज़ पर बात हो, जिन मसाइल के हवाले से अपोजिशन जो है वो आए रोज़ निशानदेही करती है, तनकीद करती है, मिलकर इनका कोई हल निकाला जाए ताकि मुल्क आगे की तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ है। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अपने अपने ज़ाती मुफादात की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। आज भी असम्बली के मनासिर कुछ ऐसे ही रहे। सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं कि आज कौमी असम्बली मनासिर क्या रहे, फिर इस पर आगे चलकर मज़ीद बात करते हैं। जनाब, हमारे अवामी नुमाइंदे ऐवान हमने देखा कि मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा, सीटियाँ बजती रही, हुल्लड़बाजी होती रही, नौबत हाथापाई तक आती रही, गालम गलोच होती रही। फिर हमने देखा कि पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा अली नवाज अवान की जानिब से नून लीगी रहनुमा जनाब रोहेल असगर साहब को किताब भी मारी गई। अब ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये नौबत कैसे आई, इस सारे मामले पर बात करेंगे। नून लीगी रहनुमा रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब आपके वक्त का। रोहेल असगर साहब, हम देखते हैं कि कोई भी असम्बली का इजलास देख ले, अपोजिशन हुकूमत की हंगामा आराई की नजर हो जाता है। आज भी जो मनाजिर रहे, ज़ाहिर है आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन ज़ाहिर है काबिल मुज़म्मत वहां पर वाकया पेश आया। सबसे पहले तो सर ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि ये नौबत यहाँ तक आई कैसे? मैं शानमंद हूँ आपका। अच्छा, मैं आपकी बातें सुन रहा था बड़े गौर से और मैं आपके सवालों के जवाब तलाश कर रहा था अपने ज़हन से। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मेरी अब इस ऐवान में काफी लंबा एक अरसा चलता है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में और इस अवान वाली अपनी सर्विसेज में मैंने पहली दफा देखा कि हुकूमत वो अपना रोल अदा कर रही है जो अपोजिशन करती है। अच्छा, मैं अब सुन रहा था हंगामा राई होती है, दुनिया में होती है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन उसमें ये होता है कि ये जो बजट सेशन होता है ना, ये बजट सेशन हुकूमत बड़े सब्र कम्बल से सुनती है। और बिलखसूस जो आपके अपोजिशन के नुमाइंदगान होते हैं या लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है या बाकी जितने होते हैं, उनकी तकरीरों को बड़े इंतजाम के साथ सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं और बड़े समझ के सुनते हैं, ताकि शायद उनमें से कोई ऐसी चीज तलाश करें या ऐसी चीज मिल जाए जो उनके लिए बेहतर रास्ते का तयन कर सके। लेकिन यहाँ पे तो अजीब मैंने देखा है और मुझे अब सोचने में और सारे एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये याद रखिए कि इंसान अपने बुजुर्गों से सीखता है, अपने बुजुर्गों से बहुत सारी चीजें सीखता है, अखलाक सीखता है, तहजीब सीखता है, तमीज सीखता है, अदब सीखता है, अकल सीखता है, दानिश सीखता है। लेकिन यहाँ पे तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आप इतने शदमत के साथ अपने जोर शोर के साथ मुझे चोर चोर कहे जा रहे हैं। कभी आपने अपने गिरेबान में झांक के देखा कि आपके अंदर कितने चोर छुपे हुए हैं? कभी आपने ये गौर किया? अब वो जमाना चला गया ना जब आप किसी पे इल्जाम लगाते थे तो पहले आप अपने आप के अंदर अपना मुहासबा करते थे, आप देखते थे कि आपने कोई खामी तो नहीं। शेख साहब, माजरत के साथ ये आपको पर्टिकुलरली अली नवाज आपको ये जुमले कस रहे थे या जनरल बात कर रहे थे?
नहीं, मेरे साथ असल मसला ये है ना, मैं वही आपको अर्ज करूं कि जो मेरी इतला है, जो मुझे पता चला है, वो ये था कि इनका जो एक लीडर, जो अपने आप को तहरीक इंसाफ का लीडर कहता है, ये उसने इनको एजुकेट किया था। और आप मतलब इसमें हैरानगी या अचंभे की बात नहीं है, जो कुछ आप अपने लीडरों से देखते हैं, जो सुनते हैं, आप फिर उसको दोहराते हैं। मैंने दो चीजें की ना, एक तो बुजुर्गों से आप सीखते हैं, या फिर अगर आपके सियासी जमात के साथ ताल्लुक है तो आप उस सियासी जमात के सरबराह की आप पॉलिसीज को ठो करते हैं। यह किया गया है, बाकायदा कहा गया है। अब क्या मतलब, देखिए, मैं अगर फर्ज कीजिए बजट में तकरीर करता हूं तो मैं उस बजट में आपको गालियां तो नहीं दूंगा। मैं उस बजट में जो खामियां हैं, जो आपने गलतियां की हैं माजी में, जो आप गलतियां कर रहे हैं, उनकी निशानदेही करूंगा। बिल्कुल, आप उसको तनकीद ले लीजिए, अगर आप मुस्बत लेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। सही। मतलब मैं ये आपको कहता हूं कि आप खुदा के लिए यार को कंक्रीट काम कीजिए। ये आप जो पलंग खाने और लंगर खाने, और ये तो हम जैसे फकीरों का काम है यार, ये हुकूमत तो नहीं करती। आप क्या इस पूरे मुल्क को फकीर, मैं वाहिद आदमी था जिसने उस वक्त बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम पे भी एक अपना नोट दिया था कि खुदा के लिए आप इस अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ कीजिए। मुझे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे ये बता दीजिए उस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इंसाफ सपोर्ट प्रोग्राम या, लेकिन रोहेल असगर साहब, तनकीद करना तो ज़ाहिर है जमहूरियत का हुस्न होता है, और ये होता है सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद भी करती हैं, लेकिन नौबत हाथापाई तक आ जाना, रोहेल असगर साहब आप लोग तो अवामी नुमाइंदे हैं और आप लोग तो अवाम के लिए रोल मॉडल होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आपको क्या, लेकिन आपको क्या लगता है सर, ये बर्दाश्त का जो अंसर है वो क्यों खत्म हो रहा है हमारी सियासत से? आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, बर्दाश्त तो एक हद होती है ना, हर किसी में बर्दाश्त होती है। वो शायद मेरे भी एक हद होगी ना, उस बर्दाश्त को जब आप एक निश पे पहुंच जाएगी, जब मैं भी अपनी बर्दाश्त छोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा ना उसको, मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि तनकीद करना, आवाजें कसना, बात करना, आपकी गलतियों कोताहियों से पर्दा उठाना, ये ऑपोजिशन का काम होता है। ट्रेजरी बेंचेस का काम नहीं होता। ट्रेजरी बेंचेस का काम होता है तहम्मुल से, आराम से, बुर्दवारी से, इखलाक से अपने आप को ये साबित करना कि हम लोग एक हुकूमत में है और हुकूमत का काम है अवाम की फलाह। बिल्कुल। और तो ये तो उल्ट चल रहा है ना। इसमें शेख साहब एक चीज़ बताइएगा, अब जो सूरत-ए-हाल इस पार्लियामान की होगी है, मौजूदा पार्लियामान की, जिस तरीके से स्पीकर साहब के बारे में बातें होती हैं, आप लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल हैं, नो कॉन्फिडेंस इनके लिए लेके आएंगे, डिप्टी के लिए भी लेके आएंगे। सवाल ये कि ये मामला किधर जाके रुकेगा, और पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी ये काम शुरुआत इनकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से की गई थी, जब प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन ही तकरीर नहीं करने दी गई, हुल्लड़बाजी हुई, उसके बाद से ये हो रहा है। आज वाजपेयी साहब कहते हैं कि जी टिट फॉर टैट होगा, वो कहते हैं जी जिस तरह करेंगे वैसे हम करेंगे। तो मैं आपसे शेख साहब पूछना चाहता हूं कि इसका फिर पार्लियामान का फिर मुस्तकबिल क्या है? मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले आप जितने मर्जी सवाल कीजिए, जितने मर्जी अपनी आरा पेश कीजिए, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपका तजर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है, आप मुझे बता दीजिए क्या ये जो मैंने बात की है गलत की है? ठीक, कि ऑपोजिशन का तो ये काम है कि आपकी गलतियों से पर्दा उठाना, आपका काम है तहम्मुल से, बुर्दबारी से, बर्दाश्त से देखना, ना कि उनको आगे से रिएक्ट करना। चलिए, मैं फर्ज कीजिए इमरान आके तकरीर करता है, मैं उसमें शोर मचाता हूँ, तो बुरा किसको कहेंगे, मुझे या इमरान को? लेकिन शेख साहब माजरत के साथ, शेख साहब वो पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी इनकी तरफ से कोई बजट की काउंटर प्रपोजल तो आ नहीं रही, इनकी तरफ से कोई तजावीज़ आती नहीं है, ये गालियां देते हैं, ये आवाज़ें कसते हैं, ये बुरा भला कहते हैं, या तो कहने कि जी कोई शैडो बजट लेके आए, वो भी नहीं लेके आते। इसके जवाब में क्या कहेंगे? समझियो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आप भले आप ये कर दीजिए, एक बजट सेशन एक ऐसा होता है, बजट स्पीच ऐसी होती है जिसमें आप दुनिया जहान की बातें कर सकते हो, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, और वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ ऑपोजिशन के पास नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास बेंचेस के पास भी होती है, वो भी अपने मसाइल बयान करते हैं, हम भी अपने मसाइल बयान करते हैं। बार बार जो मैं आपको जिस बात पे ला रहा हूँ या जिस बात की निशानदेही कर रहा हूँ वो ये है कि ऑपोजिशन करती है, उसका ये काम है कि अवाम की मसाइल से, आप देखिए ना, आप जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं, वो आपकी पहले गलतियों से पर्दा उठाएंगे। क्या आप भूल रहे हैं? क्या आपको याद नहीं कि आसिफ अली जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा था कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हम आपका साथ देना चाहते हैं? आपने क्या कुछ कहा था?
आपको याद है, ये भूल गए हैं, याददाश्त बहुत कमजोर है ना हमारी। शहबाज शरीफ साहब ने उठ के बहैसियत अपोजिशन लीडर, बहैसियत एक जमात के सरदार के, उन्होंने भी यही कहा था कि आइए मिलके बैठ के इसको निकाल लें, अकेली जमात कोई भी इस मसाइल का सामना नहीं कर सकती। तो आपने क्या उसका जवाब क्या दिया था, आपने क्या कहा था? मतलब अगर फर्ज कीजिए आपकी ये बात होती है, आप शहबाज शरीफ के मुतल्लिक आप बात करेंगे, तो कोई अली नवाज के मुतल्लिक बात नहीं करेगा। अली नवाज कौन है और उसको कोई जानते नहीं है, मतलब उसके मुतल्लिक कोई बयान नहीं करेगा। उसकी बात होगी फिर अलीमा खान की, उसकी बात होगी इमरान के बाप की, वो बातें फिर आगे चलती चली जाएंगी। सही, ये बातें तो रुकेंगी नहीं ना। बस देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज किया है, आप ये क्यों समझते? वो जमाना लग गया यार, जब आप एक गाल पे कांटा खाते थे और दूसरा आगे कर देते थे। अब वो जमाना नहीं है। अब ये बात इनको समझ इसलिए नहीं आ रही कि उनका ये वो रिवाज ही नहीं है, उनका अंदाज ही नहीं है। तो आप उसको कितना आप बदल सकते हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। शेख रोहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब, कल भी हमने देखा असम्बली के इजलास में यही सूरत हाल रही, हंगामा आराई रही, बयानबाजी होती रही, लेकिन आज तो मामला गालम गलोच तक आ गया, हाथापाई तक आ गया। अवाम सर मुंतखब आप लोगों को इसलिए करती है कि अवामी मुफादात की बात हो, यहाँ तो ऐसा लगता है कि सब अपने अपने ज़ाती मुफादात की लड़ाई लड़के बस घर को निकल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल भी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच थी, जो कौमी असम्बली में हुआ, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक था। ठीक है, 2 मिनट का एहतजाज बंदा रिकॉर्ड करके फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन को अगर आप बात नहीं करने देंगे तो कल हुकूमत भी वो नहीं करेगी। लेकिन मुझे कल ये देख के बड़ा अफसोस हो कि अगर जूनियर्स करें तो ठीक है, एक सीनियर सियासतदान उसको लीड कर रहा था, फॉरेन मिनिस्टर साहब, और जिसको आप सीनियर सियासतदान उस पार्टी में कहेंगे, अगर उसको वो लीड कर रहा था तो आप देखेंगे और क्या हाल होगा। बिल्कुल। और आज भी अगर आप देखें जिस तरीके से अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जहाँ आपने बात की गालम गलोच की, तो ये सारी कौम देख रही है। आज सोशल मीडिया सारा भरा हुआ है, टीवी शायद कम दिखाएं लेकिन सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आ रही हैं जिस तरीके से। तो लोग ये देख रहे हैं कि सियासतदान जो पार्लियामेंट में जिनको हम भेजते हैं, तो वो अगर पार्लियामेंट में जाके ये हमें बताते हैं, ये चीज़ें वहाँ पर करते हैं, ये तो हमारे लिए कानून साजी करेंगे, हमें कोई बजट में रिलीफ देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें कि बजट में कुछ है नहीं हुकूमत को डिफेंड करने के लिए, और वो चाहते हैं कि तकरीरें इसी तरीके से शोर शराबे में गुजरें और हम दिन गुजारें और इसको हम पास कर लें, क्योंकि हुकूमत को बताने के लिए कुछ है नहीं। जो बता रहे हैं कि जी हम, अगर उनके पास अच्छा बजट होता तो वो क्रिटिसिज्म करने देते अपोजिशन को भी, फिर उसके रिप्लाई में ये बताते कि हमारा ये बजट जो है, ये हमने ये चीज़ की। लेकिन उनके पास कोई चीज़ है नहीं, इसलिए वो शोर शराबे में इस चीज़ को करना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है। अगर आज अपोजिशन लीडर ने स्पीच नहीं की, कल गवर्नमेंट कोई मिनिस्टर खड़ा होगा, वहाँ पर भी ये तमाशा होगा, फिर रोज़ ये तमाशा होगा, कल प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके साथ भी ये तमाशा करें। अगर आप देखें कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन को स्पीच नहीं करने दें, या कल मेरे पार्टी के जो पार्लियामान लीडर हैं उसको स्पीच नहीं करने देंगे, तो कल अगर उनकी पार्टी की लीडरशिप आएगी तो क्या उनको स्पीच करने देंगे? लेकिन दोनों तरफ से मामला रहा ना, अपोजिशन ने भी हंगामा आराई की, अपोजिशन की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। अपोजिशन यहाँ फिर कोई काउंटर प्रपोजल लेकर आए, कोई बेहतर तजावीज़ लेकर आए, लोगों को बताएं कि ये अगर हुकूमत ने सही बजट पेश नहीं किया तो हमारी ये तजावीज़ हैं बजाय इसके। बिल्कुल, जिस तरह से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जो है वो फिरदौस शमीम नकवी साहब लेकर आए हैं शेडो बजट, इस तरह से यहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से लाया जाए शेडो बजट। आपकी बात ठीक है, अपोजिशन शेडो बजट अगर आप स्पीच करने देंगे तो ही, अगर हुकूमत ये कहे कि हमारे वजीर ख़जाना को स्पीच करने नहीं दी, तो हम पीटीआई से ये पूछते हैं कि जब आपकी हुकूमत थी तो आप जब अपोजिशन में तो आप क्या करते थे? यही काम तो माजी में भी हुए, माजी में अपोजिशन हमने भी किए हैं और पीटीआई ने भी किए हैं। ये बात तो नहीं है कि पीटीआई ने नहीं किया और उनके दौर में सब कुछ बड़ी आसानी से था। फिर दोस्त शमी नकवी साहब की आपने आज बात की है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो प्रपोजल अपनी पीटीआई की हुकूमत को भी देते जो कल बजट पंजाब में पेश किया है या फेडरल में पेश किया है, आज हमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज जो सिंध का बजट था उसमें बाकी जो चीज़ें भी हैं उस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो महंगाई जिस तरीके से हो रही है, सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 25% इजाफा हुआ है, जो कि किसी सूबे मरकज़ ने नहीं किया, और हमने जो है उस पर जो है 25,000 रुपये जो है फ़ी कस हमने वो कम अज़ कम उजरत रखी है, जो कि किसी सूबे में आज तक नहीं है।
हम उम्मीद करते हैं कि बाकी दो आगे भी सूबे चलें। सूबे जो आ रहे हैं जैसे केपी है और बलूचिस्तान के, शायद वो कर लेंगे हमें देख के। तो ये चीज़ें जो है अगर वो अपनी मरकज़ की हुकूमत को और सूबे की हुकूमत को भी गाइड कर लेते, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब तो अच्छा होता। और एक और चीज़, कल एक तारीखी काम हुआ जो आपने बात नहीं की, जी जो ये पीटीआई की हुकूमत कहती थी कि हम गवर्नर हाउसों को और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को और हम इस चीज़ को और हम ये अयाशा नहीं करेंगे। कल पंजाब की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौर में शुरू किया तो उन्होंने तकमील पे पहुँचाया, लेकिन वो दावा तो गलत हो गया ना कि हम चलें, ये आपकी बात ठीक है। पुलिस साहब, 3 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आती में, सवाल भी है, कमेंट भी है। देखिए, इस वक्त आज जो हुआ, जो कल हुआ, देखिए ये वो तसलसल है जो पिछले कई बरस से हम देख रहे हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी इस मुल्क में तसलसल के साथ 4-5 इलेक्शन हो जाएं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अगर ये हुकूमत अपनी टेनोर 2023 तक पूरा करती है तो 4 हुकूमतें जो है ना वो अपना टेनोर पूरा करती हैं। ठीक है जी, 5वां इलेक्शन 2023 में होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जिस तरह का माहौल है, जो लड़ाई होती है, जो लेजिस्लेशन करनी है, कुछ भी नहीं होता। पहले लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की गैर फाल हो गई। अब आप देख लें, पिछले कई 3 सालों से देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, 2 दिन के लिए होता है, तीसरे दिन जनाब प्रोग हो जाता है। इस कदर लड़ाई होती है, इस कदर हंगामा होता है, ख़त्म हो जाए। अब सवाल तो लोग ये कर रहे हैं कि जी, जैसे अभी सोनिया भी बात कर रही थी कि इतना पैसा खर्च करके पार्लियामेंट को फाल बनाने की कोशिश होती है, लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई पब्लिक की बात नहीं होती। दूसरा ये कि बजट के बारे में मैं सबसे मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि जो अपोजिशन के लोगों ने इसको सराहा। मिफ्ता इस्माइल साहब देखें, फाइनेंस मिनिस्टर ने PMLN के, उन्होंने कहा कि जी मौजूदा हालात में इससे अच्छा बजट कोई नहीं हो सकता। सलीम मांडवीवाला ने बड़ी तारीफ की कि जी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट। देखिए, तनख्वाह की बात जो आप कर रहे थे, अगर आप मार्च में जो 25% तनख्वाह बढ़ाई थी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की हुकूमत ने, 10% को आप शामिल कर लें तो कुंडी साहब ये 35% हो जाती तनख्वाह। देखिए, मौजूदा हालात में एक और बात की जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट लोग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का देखिए 22वां IMF का प्रोग्राम चल रहा है, ये वाला, जब से पाकिस्तान बना है। वो कहते हैं पहली मरतबा हुआ है कि IMF की डिक्टेट्स नहीं मानी गई। आपने देखा, आपकी हुकूमत में भी अच्छी तरह याद है, $11.5 बिलियन का आपका जो था 3 साल अपना 3 साल का प्रोग्राम था, वो सस्पेंड कर दिया था उन्होंने 1 साल के बाद ही, क्योंकि वो कहते थे अमल दरामद नहीं हो जो हमारी शराइत दी गई थी। ये चल रहा है। इसके बावजूद IMF ने अभी तक तो कोई बात नहीं की। देखना यही कि इसके बाद क्या रिएक्शन होगी जब $1 बिलियन देने की बात होगी। तो मेरे 2 सवाल भी बन गए कि एक, जो ओपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि जी बजट बड़ा मुतवाज़िन है, प्रो पुअर है और प्रो पीपल है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट है, इससे जिसको कहना चाहिए सरमायाकारी भी होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एग्रीकल्चर ग्रो करेगी। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जो सूरत हाल इस वक्त हो गई है, उसका जवाब ये तो कलेक्टिवली आप मेंबरान जो बैठे हैं, आप जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी का जवाब ये नहीं हो सकता कि जी PPTI हुकूमत में है तो वही जवाब दिया है। और ये जो शेख रोयल असगर साहब हमारे दोस्त हैं माजद के साथ, वो कह रहे थे कि जी नहीं, ओपोजिशन को तो ये करती है, इसको करने दें। देखिए, इस तरह कहीं भी दुनिया में नहीं होता कि आप वन साइडेड ही आप चलते रहें और दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आए। अब बदकिस्मती यह है कि 3 सालों में जो कुछ हुआ है, पहले दिन से PTI की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर उनका ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। क्या कहेंगे? देखें, आपने बहुत अच्छी बात है कि मुझे नहीं पता कि सलीम मांडीवाल ने बजट के मुतालिक आपसे मैं सुना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या गरीब की रोटी सस्ती हुई है, क्या रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हुई है। अगर आपके कैमरा मैन कह दें और आपके जो स्टाफ है कह दें कि जी हमें सब्ज़ी, फ्रूट, रोटी, दवाई सस्ती मिल रही है, तो मैं भी कहूँगा कि बहुत अच्छा बजट है और मैं इस हुकूमत को अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन अगर आप अदाद शुमार की बात करें और ये कहेंगे जी ये इतने %, ये वो, सादा ज़बान में हमें चीज़ चाहिए कि क्या रोज़मर्रा की अशिया गरीब के लिए सस्ती हुई है। आपने बात की कि 35% जो है तनख्वाहें बढ़ी हैं। आप ये बताएं कि महंगाई कितनी फ़ीसद बढ़ी है। आपने हमारे दौर की बात की, हमारे दौर में फ्लड भी आया था एक, हमने स्वात ऑपरेशन भी किया था, हम वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में हमारे उसमें दहशतगर्दी भी थी, लेकिन हमने 125% तनख्वाहें बढ़ाई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज की 175% हमने तनख्वाहें बढ़ाई थी। हाँ, उस वक्त भी इकनॉमिकल क्रंच था दुनिया में, लेकिन हमने तनख्वाहें, क्योंकि महंगाई हो रही थी, हमने उसी तनासब से जो है वो चीज़ें बढ़ाई थी। भाई, आपके ज़माने में 140 रुपये चीनी गई थी, याद है आपको? हमने उसी हिसाब से चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि हमने तो तनख्वाहें बढ़ाई थी ना। हम तो ये भी कह रहे हैं, हमने तो 100 आप 35 कह रहे हैं। हम तो इस इंतज़ार में थे कि ये हमें बताएंगे कि जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, उसका उन्होंने तीसरा साल है, स्टार्टअप नहीं बताया कि अब कब नौकरियाँ शुरू हो रही हैं। 50 लाख घर का हम सोच रहे थे कौन से, कहाँ पर ये इफ्तिताह करेंगे।
उनको छोड़ें जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स थे। ये तो सर ठीक है, हुकूमत पे ये- तनकीद बजा है फैसल करीम कुंडी साहब, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े कुछ तारीखी रिमार्क्स हैं आपकी हुकूमत को लेकर। वो कहते हैं आपसे एक नाला साफ नहीं होता तो आप सूबा कैसे चलाएंगे, सिंध में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हुकूमत है ही नहीं। इन रिमार्क्स पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस रिमार्क्स से ज़्यादा बातें तो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा ना हो कि कल हम तीनों जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हों, क्योंकि अगर हम कुछ बात करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बड़ी आसानी से हम पे लग सकता है। लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि सिंध में और ख़ासकर कराची में 500+ नाले हैं। और मेमन साहब कौन है जी जो कनाडा से वक्त चला रहे हैं? ये जज साहब बताए हमें कि हमें कौन है, मैं तो डेफिनेटली सीरियस उसको नहीं जानता, मुझे बता देंगे। लेकिन 500+ नाले हैं। जज साहब अपनी एक कमेटी बनाएं और हम उनको बताएंगे कि हमने कितने नाले क्या चीज़ साफ़ किए हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी गुजारिश करेंगे उनको कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें पूरे सूबे से पाकिस्तान से लोग फ्री इलाज करने के लिए आते हैं, चाहे वो दिल के अमराज का हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी हो, चाहे जो है आप साइबर नाइफ हो। मुझे बता दें कि कौन से सूबे में इस चीज़ का फ्री इलाज होता है, हुकूमत करे। कोई तीनों सूबों में नहीं होता। हम तो आज भी इस अदलिया से इंसाफ के तलबगार हैं। शेख जुल्फ़िकार भुट्टो केस का जिसका जुडिशल मर्डर हुआ था, हम बार बार मीडिया के जरिए कह रहे हैं कि हमारे उस केस को सुना जाए और हमें बताया जाए। वो आपकी बात ठीक है? बिल्कुल नहीं, बजाय है। अब मेरी बात कंप्लीट हो, मेरी बात कंप्लीट हो, एक मिनट। अब आप देखो, अब हम कहते हैं कि जज साहब जो हैं वो एक कमीशन बनाएं और हम जो है वो KP चले जाते हैं, हम सिंध में चले जाते हैं, हम पंजाब में चले जाते हैं, हम बलूचिस्तान में चले जाते हैं और जो चीज़ें हमने अच्छी की हम बता देंगे कि सिंध में ये चीज़ अच्छी हुई है, हम ये बता देंगे कि जी ये KP जो चीज़ अच्छी होगी हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं जज साहब से आपकी तवज्जो से ये एक बात करूँगा, मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मेरे जो पानी के वसाइल हैं, मेरे जो तेल के वसाइल हैं, मेरे जो गैस के वसाइल हैं, मेरे जो बाकी वसाइल हैं, जो तम्बाकू के वसाइल हैं, उस पर आज मरकज़ी हुकूमत और ये स्टेट जो है काबिज़ है। वो इंसाफ हमें कब मिलेगा? उस पर भी 100 मोशन लें और हमें ये चीज़ें दिलवाएं। साहब माजरत के साथ 18वीं तरमीम के बाद तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए हैं, जो इख्तियारात आपको मिल गए हैं और फिर 18वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिस तरीके से आपको बढ़ा के दी गई, आज सूरत हाल यह है कि सूबे अपने तौर पे बाहर से कर्जे भी ले सकते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद जो कराची का हाल है, जो बाकी दही इलाकों का हाल है, सर आप लोगों पे अब देखें ना, मुझे बताएं पानी, वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब कि टैंकरों में पानी आता है, लोगों के घरों में पानी नहीं जाता। फिर सीवरेज का निज़ाम आप देख लें, कचरा देख लें, ट्रांसपोर्ट देख लें, कोई चीज़ चीफ जस्टिस साहब 10 सालों से हुकूमत में आप। ठीक है, मैं कहता हूँ जो चीज़ गलत है उसको ठीक होना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी करें जो KP में और बलूचिस्तान में और पंजाब में हालात हैं उस पर भी ज़रा गौर करें। सिर्फ ये जो कराची या सिंध है वो पाकिस्तानी है, बाकी भी है। जो चीज़ गलत है उसको ठीक करना चाहिए। क्या ये बाकी 3 सूबे ठीक हो गए हैं? हम तो जो मैंने आज आपको ये बात की है, जो पानी के वास्ते, ये 18th अमेंडमेंट के बाद नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद तम्बाकू टैक्स जो है वो सूबा कलेक्ट करेगा, आज वो मरकज़ कलेक्ट कर रही है। आज हम KPK वाले 1.5 रुपये पे बिजली बना रहे हैं और 17 रुपए पे खरीद रहे हैं, तो ये KP का हिस्सा है। हमें बेचने दें ना बिजली, क्यों नहीं बेचने देते? हम क्यों ना बेचें बिजली? हम क्यों अपनी 1-1.5 रुपए की बिजली 17 रुपए पे खरीदें? आज हम सूबा जो है वो तेल सबसे ज्यादा हम पैदा करते हैं 50,000 के साथ। ये तो आप फिर आइन में तरमीम करवा लेना, ये तो आइन ने आपको, ये आइन ने बताया यहाँ पर काबिज है, जो हमारी स्टेट है, हमारी मरकजी हुकूमत है, ये काबिज है। हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो हमारे वज़ीर आला बेचारे अपनी नौकरी बचाने के लिए यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। कौन यहाँ पर बोलेगा? CCI की मीटिंग में वज़ीर आला ही बोलेगा ना, वही मेरा केस प्रेजेंट करेगा, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर केस प्रेजेंट। जब वो वहाँ से आके सुनमुन बुकमुन बैठ जाए तो कौन बोलेगा? वहाँ के चीफ सेक्रेटरी बोलेगा, वो तो वहाँ पे नहीं बोल सकता। तो नहीं बोले पिछले 75 सालों में, 72 सालों में क्यों नहीं बोले? 3th अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। देखें, आज आप देखें आपकी पानी की तकसीम हुई है, आपके तीनों सूबों में जो वाटर चैनल्स बन चुके हैं, KP ने क्या कसूर किया है? आज उसका पानी क्यों पंजाब और बाकी सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप हमें जो 600 अरब रुपए हमारे बनते हैं, खरब रुपए बनते हैं, वो हमें कौन देगा जो हमारे पानी का इस्तेमाल हो रहा है? आप तो कह रहे हैं जी पंजाब और सिंध लड़ रहे हैं पानी पे, उस बेचारे सूबे ने क्या कसूर किया जो KPK है? क्योंकि हमारी आवाज वहां पर नहीं उठाई जाती, वो उससे ज्यादा बस हालात में है। वो तो लेकिन बलूचिस्तान की नहर बन चुकी है, बलूचिस्तान की बहन कंप्लीशन पे है, बलूचिस्तान के वसाइल पे जो है वो पानी का जो वसाइल उसको हो चुका है। लेकिन देखें पूरे पाकिस्तान में जब तक बराबरी की बुनियाद पे तकसीम नहीं होगी, यही चीज़ होगी, फिर ये लड़ाइयाँ होंगी और चीज़ें होंगी। नहीं तो इसके लिए तो जो फिर बाहमी तौर पे मिल के बैठने की बात है, पार्लियामेंट को चलाने की बात है, बाई पार्टीजान जिसमें हुकूमत करने की, अपना बैठ के मामलात को तय करने की बात है, वहाँ पे भी तो अपोजिशन और हुकूमत के सारे लोग हमेशा से फिर नाकाम है। देखिए, मैं पार्लियामेंट की भी बात करूँ, देखिए बड़े अफसोसनाक बात है, बजट से एक दिन पहले जिस किस्म के 20-21 बिल पास किए गए, बिलडोज किए गए, ये डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं हुआ। जब भी मैं डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, आप बाकी किसी स्पीकर या चेयरमैन को
जब भी अपोजिशन पॉइंट आउट करेगी या कोई भी रुकन पॉइंट आउट करेगा कोरम नहीं है तो आपने उसकी गिनती करनी है। वहाँ पर डिप्टी स्पीकर साहब ने गिनती नहीं की और 20 बिल उनको कहा गया कि आपने इसको पास करना है। वैसे माजरत के साथ आपके ज़माने में मैंने खुद देखा है कोरम पॉइंट आउट हुआ भी, अगर कोई स्पेशल कोई बिल आया हुआ बिलडोज हुआ PMLN के ज़माने में हुआ। इधर एक मिनट इधर मैं ब्रेक मारूं। अगर आपने मेरे दौर में किया हो आप मुझे साबित करके दे, मैं सियासत आज छोड़ पीपल्स दूं। पार्टी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके मैं कह रहा हूं कि कोई भी नहीं हुआ। हमारे टाइम तो स्पीकर चेयर करता है ना। नहीं, उस वक्त मैंने ज्यादा चेयर किया स्पीकर से। 2008 से 13 तक आप एक चीज साबित कर दें मैं इस्तीफा दे दूंगा, सियासत ही नहीं करूंगा आज के बाद। सही, ये नहीं कहेंगे कि जी ये ऐसे आप कोलेटरल डैमेज नहीं करेंगे। जब भी पॉइंट आउट होगा देखिए कानून के मुताबिक चलाना पड़ता है। जब भी पॉइंट आउट होता है आपको गिनना पड़ता है। देखिए पीपल्स पार्टी के जो कुछ प्लसेस हैं वो अपनी जगह हैं। आपके ज़माने में कोई सियासी कैदी नहीं था, आपके ज़माने में कोई पाबंदियां नहीं थी। जितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है जरदारी साहब पे हुआ उन्होंने बर्दाश्त किया, ये बहुत बड़ी बात थी और आज भी है। लेकिन जो जिसको कहना चाहिए एक नज़रियाती पार्टी होने का बड़ी हद तक जो बात होती है वो आपकी पार्टी में है, बाकियों पार्टियों में शायद नहीं है। तो ये भी बड़ी बात है कि जब आप लोगों को बोलने की इजाज़त देते हैं, लिखने की इजाज़त देते हैं, कदगन कोई नहीं, बंदों को उठा के अंदर नहीं कर रहे होते। सियासतदान क्या किसी बंदे को, आपके ज़माने में एक भी सियासी कादी नहीं था। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो आपको जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एहतशाम साहब ने जिस तरह से बात की कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरहाल एक ब्रेक कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फैसल करीम कुंडी साहब, जाहिर है अब अपोजिशन मुतहर्रिक हो रही है विफाक और पंजाब के बजट की मंजूरी में रुकावटें डालने के लिए, तो करेंगे क्या? प्लान ऑफ एक्शन है क्या वाकई किसी सतह पर राबिते हो रहे हैं नून लीग के साथ, और वो नून लीग जिसने PDM से आपको अलग कर दिया, वाकई मिलकर आप दोनों हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं? नंबर गेम तो वैसे उनके हक में है। देखें चंद दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं अपने तमाम मेंबरान जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं नेशनल असम्बली में उसके हवाले करता हूँ जब वो बजट को नाकाम बनाएं, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं। हमारी तरफ से जितनी मेंबरान हैं वो उनके लिए मतलब है कि गैर मशहूर तौर पर उनके साथ हैं। आप अदम एतमाद की तहरीक लेके हैं। अभी भी डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आई है। तो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह भी करेंगे पीपल्स पार्टी के मेंबरान जो है उधर वो वोट करेंगे, बजट के खिलाफ भी वोट करेंगे और अदम एतमाद की तहरीक में भी जो है वो अपोजिशन का साथ देंगे। बल्कि हमारी कोशिश होगी हम और अगर कोई मेंबर्स को हम ला सकें तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि हम वो भी लें ताकि अदम। लेकिन इसमें गुंडी साहब एक चीज़ बताएं कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात अपनी जगह हैं, कोई से डिनाई नहीं कर सकता। मरियम साहबा और हमजा के इख्तलाफात हैं। मरियम और नवाज शरीफ साहब दोनों पार्लियामेंट से बाहर हैं। वो जो जिस तरह सोचते हैं शहबाज शरीफ साहब और बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंट में उस तरह नहीं सोच रहे। तो सवाल मेरा आपसे ये कि क्या बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा को साइड लाइन कर दिया जाए और असल जो जिसको कहना चाहिए लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्टी के जो सदर हैं उनको इनकरेज किया जाए कि जी वो अपनी ऐसी सियासत करें ताकि आइंदा के लिए भी सेटअप में आपस में मिल के बैठ के आप मामला तय कर सकें और हुकूमत को हटाना भी है तो मिल के जो स्ट्रेटजी बनानी बना सकें। देखिए हमारा काम नहीं है। PMLN जो है वो उनका अपना इंटरनल मसला है। पहले क्योंकि माजी में शहबाज शरीफ साहब जेल में थे तो मरियम नवाज साहब PMLN को लीड करती थी, वो नायब सदर थी। अब वो बाहर आ गए हैं, PML के वो प्रेसिडेंट हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, तो मैं उनके साथ डील करना पड़ेगा। बाकी वो उनका काम है कि वो नवाज शरीफ ने क्या करना है, हमजा ने क्या करना है, मरियम ने क्या करना है, शहबाज शरीफ ने क्या किया, उनका अपना पार्टी का इंटरनल अफेयर है। कल वो किसी और को सदर बनाएंगे पार्टी के, हम अगर हमें बातचीत करनी होगी तो उनसे हम करेंगे। तो ये उनके अपना इंटरनल मसला है कि वो किसको आगे लाते हैं किसको नहीं लाते। हम तो पार्टी प्रेसिडेंट से जिस फोरम पे भी पॉलिटिक्स में देखें डायलॉग्स होते हैं, कभी आप नज़दीक होते हैं, कभी आप दूर होते हैं, कभी आप इत्तेहादी होते हैं, कभी आप मुखालिफ होते हैं। तो आपको फिर भी मतलब है कि वो लीडरशिप लेवल की जो है वो लीडरशिप
जब बात करेगी तो लीडरशिप से बात करेगी। तो अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है तो मुझसे ही बात करते हैं। सही। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब जाहिर है बड़ी कोशिशें हो रही हैं, राबिते भी हो रही हैं, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान कि अपने MNAs में हवाले करता हूँ शहबाज शरीफ साहब के। आपको लगता है कि अपोजिशन मिलकर कोई मुश्किल पैदा कर सकती है गवर्नमेंट के लिए, या आसानी से हुकूमत पास करा लेगी बजट? देखिए सोनिया, जो इख्तलाफात मरीम और बिलावल भुट्टो के दरमियान पैदा हुए, और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि वो मरीम नवाज साहिबा का वो बयान था जो उन्होंने जुंजलाट में दिया, मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेट होकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा एक और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। तो फिर बिलावल साहब ने नाम दिए बगैर कहा कि लाहौर का एक ख़ानदान है जो हमेशा से सिलेक्टेड रहा है, ठीक है ना। ये इख्तलाफात अपनी जगह, और ये इख्तलाफात मेंड होने वाले नहीं हैं, ये वापस नहीं जा सकते कि किसी स्टेज पे बैठे, बावजूद इस बात के कि PTI की हुकूमत इतना एक्सप्लॉइट करती है, आए दिन इस कदर तनकीद करती है, तंज के जुमले कसती है कि भी ये पार्टियाँ PDM की टूट गई हैं, ये एक दूसरे को गाली गलोच कर रहे हैं, ये एक जगह बैठ नहीं सकते, वो मज़े ले रही है, तफलीह ले रही है। प्रोसेस में ये हुआ कि एक खौफनाक किस्म का बर्डन था, बोझ था, फियर फैक्टर था PTI की हुकूमत में कि जी हमारी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जो प्लान दिया गया था सोनिया, वो बड़ा वायबल प्लान तो था ना, कि जिस तरह आपने प्लान किया जी इस्तीफ़े देने हैं, उससे पहले धरने देने हैं, लॉन्ग मार्च होना है, सब कुछ होना है, और हुकूमत तरनफ तो रही ना इस दौरान, नहीं हो सका। अब सूरत हाल जिस तरफ गई है, PTI की गवर्नमेंट तो कंफर्टेबल हो गई है। अब ये पार्लियामेंट में जो कुछ मर्जी होता रहे वो अपनी जगह होता रहेगा। असल बात मेरा ख्याल है कुंडी साहब इस वक्त ये है कि जो PMLN की हुकूमत, तो बड़े लोग कहते हैं PMLN जो पार्टी है कि पंजाब में उनका बेस अभी तक इंटैक्ट है, हो सकता है अगले इलेक्शन में खासी सीटें ले जाएं, बना भी पाएँ। लोग बात कर रहे हैं आपकी पार्टी की कि जिस तरीके से कारकर्दगी आपके यहाँ रही है, जिस तरीके से लोग बार बार लिखने वाले भी, आपके मुखालफिन भी कह रहे हैं कि ये 10 साल से हुकूमत में है, बेड़ा गर्क हो गया सिंध का, कोई चीज़ ठीक नहीं है। तो अब अगले इलेक्शन में 2023 में आप अपनी जगह देखते हैं, या सिंध भी आपके हाथ से जाता रहेगा? ये उन लिखने वालों की और पढ़ने वालों की कहें या बोलने वालों की ख्वाहिश हो सकती है, उनकी ख्वाहिशात। देखें, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं ये कर लूँ, आपकी अपनी ख्वाहिशात होंगी, इनकी अपनी ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात पे तो दुनिया नहीं बन सकती है। ज़मीनी हकाइक भी तो है ना। देखिए, हाँ ज़मीनी हकाइक, ज़मीनी नज़ीर चारों सूबों की जंजीर तो नहीं रही ना जी। देखिए, ज़मीनी हकाइक तो ये है कि कराची में हम 5 से पहले नंबर पर चले गए। बदीन में इलेक्शन हुआ, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PTI और PMLN और JOI तीनों ने इत्तेहाद किया, JDA के साथ इत्तेहाद किया, फिर भी हमने उन्होंने 6000 वोट ने। तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें होती है। अब देखिए, हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, शहरों से तो आउट हो गए। लेकिन सर चले देखिए, शहर कराची तो शहर है ना, कराची हो गया, सखर हो गया, उसके बाद कराची शहर नहीं है ना जी। तो सखर में हमारे MNA खुर्शीद शाह साहब हैं, हमारे जो है वो नोमान इस्लाम शेख साहब हमारे MNA हैं। तो ये देखें, पार्टियों पे मुश्किल वक्त आते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ 2008 की असम्बली में कितने वोट थे, 2002 में कितने वोट थे? एक थे, अकेले थे। वैसे 2023 में हम तो कहते हैं मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पार्टियों पे मुश्किल और अच्छे वक्त आते रहते हैं। हमें अगर लोग वोट नहीं करना करें, लेकिन अगर आप गिनने वाले और हों और डालने वाले और हों, तो मुझे बताएं, फेयर फ्री इलेक्शन किसी दौर में हुए? आपके इलेक्शन होने चाहिए ना। अभी नवाज शरीफ साहब जब जीत के आए थे तो आपके लीडर ने क्या कहा था? आरोस का इलेक्शन है। इसी तरह से नवाज शरीफ अपना, जब आपकी हुकूमत आई थी, PMLN वाले कहते थे कि जी इनको ला के बिठाया गया। लेकिन आप तो ये मानेंगे कि हमारे दौर में हमने कोशिश की कि हम इलेक्शन कमीशन को एक मजबूत इदारा बनाएं। हमने ये कहा था कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन बैठ के, दोनों पार्टियां बैठ के इस चीज़ का फैसला करें कि अपोजिशन की तरफ से भी नाम आ जाए, हुकूमत की तरफ हम एक नाम ऐसा दें ताकि फ्री एंड फेयर इस पे इलेक्शन हो, ताकि इस पे कोई एतराज़ ना कर सके। ये कोशिश तो हमने की ना, किसी और पार्टी तो नहीं की। अगर नैब की चेयरमैन की बात करें या इन चीज़ों की बात करें, PSC की चेयरमैनशिप अपोजिशन को देने की बात की, मौजूदा चेयरमैन किसने लगाया था भाई जी? हमने लगाया था। हम तो अब तो ये नहीं कहते कि हमने नहीं लगाया था। आप मुझे बताएं, आप कल मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दें, आपके पास क्या गारंटी है कि मैं कैसे बंदा हूँ? और फिर जिस तरीके से उनको कंट्रोल किया, सबको पता है। अब नैब का चेयरमैन कहता है कि 30 साल के जो लोग हैं वो, अब मतलब है कि अगर ये मतलब है डाके मारे, जजमेंट की बात है। आपके लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 7वें नंबर पे थे, ज़ियाउल हक 7वें नंबर से लेके उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था कि बड़ा सीधा सा नमाजी सा बंदा, कुछ नहीं करेगा, आपकी जड़ों में बैठ के बंदे ने फांसी लगवा दी। हमेशा जिन्होंने भी किया, भुट्टो साहब को छोड़ दे, शहीद को, नवाज शरीफ ने क्या किया, वो किसको ले गया था? मुशर्रफ को ले गया था। देखें सियासत, देखें हम कहते हैं हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में रह के काम करना चाहिए। अगर हम सियासतदान हैं, हम गलतियां करेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन ये किसी और इदारे का हक नहीं बनता कि वो आके इंक्रोचमेंट करें या हम जाके किसी और इदारे में इंक्रोचमेट करें। जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिशियन को परफॉर्म करना होगा। देखें, यह एक कलेक्टिव फेलियर है कुंडी साहब के साथ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, पॉलिटिशियन को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन हमें आप काम करने देना। हम अगर कहें कि जुडिशरी में ये गलतियां होंगी, क्यों नहीं की,
एतराज़ अगर हम करें तो 500 एतराज़ात कर सकते हैं। हम अगर अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे एतराज़ करें हम 500 दफ़ा कर सकते हैं। हम अगर ये सवाल करें कि ज़िया-उल हक और मुशर्रफ ने हमें क्यों पुराई जंग में धकेला, ये जो आग पाकिस्तान में लगी कहाँ से लगी, अफगानिस्तान से आई, तो उस जंग में हमें किसने धकेला, पहले ज़िया-उल हक थे, उसके बाद मुशर्रफ थे। तो ये चीज़ें अगर आप करें तो फिर हम भी कहते हैं कि यार इस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियाँ हुई। कुछ चीज़ें तो समझ आती हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन कुन्नी साहब डे टू डे बुनियादों पे कारकर्दगी दिखाना, चीज़ों को ठीक करना, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, सड़कें ठीक करने में, पानी लाने में, वो तो नहीं कहते कि आप पानी ना लोगों को दें। आज लोगों को 14,000 से 30,000 रुपये फी घर को टैंकरों को देना पड़ता है कराची, कि आपके ख्याल में वो कहते हैं कि ना करें, ये तो आप कर सकते हैं। देखिए पानी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप हेल्थ का बताएं ना। मैंने आज मिसाल दी है कि आप हेल्थ मुझे बताएं, 3 सूबे हैं और सिंध है, मुकाबला करें ना। कौन से सूबे में फ्री इलाज होता है? ऐसे बड़े बड़े लिवर ट्रांसप्लांट 1 करोड़ रुपए का होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट के शोबे को ले लेना पंजाब में। उसके बाद जो है आप अगर देखें दिल के ऑपरेशन देखें, गरीब आदमी इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेल्थ से बाहर निकले ना, ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाए ना। आज पे आप मुझे बताएं, मैं करप्शन को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं कभी भी करप्शन, अगर मेरे पार्टी के लोग करप्शन में नहीं डिफेंड होगा। आज ये जो इन्होंने जो इतने ATM मशीनों ने जो यहाँ पे आज चेयरमैन कह रहे थे नैब कि मैंने क्रोकोडाइल मगरमच्छ और ये पढ़े, डॉल्फिन भी पकड़ लो जो तुम्हारे बिल्डिंग अथॉरिटी 70% जनाब आज जो 10 मंजिला इमारतें बनी हैं, जनाब पैसे देकर प्रोग्राम का वक्त चुका है। बहरहाल ठीक है कुंडी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फैसल करीम मुकम्मल नहीं कर सकी तो और क्या करेगी? कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।